आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप दूर दूर से आए, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा? देखा। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में, आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी।
मुंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, देश में अलग अलग एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा दिए। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या? जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है, एयरटेल के जेब में पैसा जाता है, आपके जेब में से पैसा निकलता है। भाइयों और बहनों, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स हैं, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, ये आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। कभी ये आपको अंबानी की शादी दिखाएंगे, कभी ये आपको कोई जोक देंगे, हंसा देंगे, मगर ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। भाइयों और बहनों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये 21वीं सदी का नशा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सही सवाल ना पूछो, आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो, और सबसे जरूरी, आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है, और कोई तरीका ही नहीं। बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला, और मैंने उनसे पूछा, कही भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। और आप जाइए, बाकी प्रदेशों में जाइए, दुबई जाइए, सऊदी अरेबिया जाइए, कर्नाटक, अरुणाचल, जाके देखिए बिहार के लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, मेहनत करते हो, सड़कें आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, पुल आप बनाते हो, टनल आप बनाते हो, हाईवे आप बनाते हो, अपना खून पसीना देते हो, हाथ पैर फट जाते हैं, धूप में काम करते हो। लद्दाख में मैं गया था, वहां पे बर्फ पड़ रही है, बिहार के लोग फटी हुई शर्ट में काम कर रहे हैं, कांप रहे हैं। आप पूरे देश में मजदूरी करते हो, मगर आपको इस बिहार में, इस प्यारे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकती, क्योंकि यहां की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, यहां के स्कूल और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है, यहां से रोजगार को मिटा दिया है। क्यों मिटाया है? आप ये फोन देखिए, अपने फोन देखिए, उसके पीछे मेड इन चाइना, शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश, जूता देखिए मेड इन चाइना। सब कुछ या चाइना में या वियतनाम में या बांग्लादेश में बनता है। क्यों? क्योंकि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल, बांग्लादेश का माल, वियतनाम का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहां पे उद्योग लगें, वो नहीं चाहते कि यहां पे रोजगार हो। वो आपको कमजोर चाहते हैं, वो आपको मजदूरी करते हुए चाहते हैं, वो आपको
एक स्टेट से दूसरे स्टेट भगाना चाहते हैं। जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है, फायदा किसको होता है? मेड इन चाइना का फायदा किसको होता है? चाइना के युवाओं को होता है, चाइना के फैक्ट्रियों के मालिकों को होता है, अंबानी अदानी को होता है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों को होता है। उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग, मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्रों, ये हमारे मित्र नहीं है, ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं। मोदी जी का चेहरा ये लगाते हैं वीडियो पे, टीवी पे, मोदी जी उनकी मदद करते हैं, अदानी जी को एयरपोर्ट देते हैं, धन देते हैं, उस धन से इनकी सैलरी का पैसा आता है। चेन है। नरेंद्र मोदी जी आपकी जमीन छीनते हैं, अदानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं। अदानी अंबानी जी का कंट्रोल मीडिया पे, उनकी मार्केटिंग, जैसे अभी बुनकर मुझसे मिले, कहते भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती। मखाने वाले मुझसे मिले कि भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती, अमेरिका में हमारा माल बिक रहा है मगर हमारा उसमें कुछ नहीं। तो क्या है, अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हो ये फ्री में होता है काम क्या? अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। जीएसटी को लगाई किसान को खत्म करने के लिए, मजदूर को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए। नोटबंदी क्यों की? वही कारण, छोटे उद्योगों को खत्म करना था, सबको साफ कर दिया, अब रोजगार नहीं मिल सकता। यह फर्क है। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, वो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, छोड़ो फैक्ट्री का मालिक बने, कि सपना देख पाए कि एक दिन ठीक है मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक दिन मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। तो ये फर्क है। हम चाहते हैं मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट को कंट्रोल ना करे, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट को कंट्रोल करे, क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट को कंट्रोल करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां बिहार में लगे, छोटी फैक्ट्रियां बिहार में लगे, बुनकरों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो। वो जो बेचारे मखाना पानी में से निकालते हैं, गंदे पानी में से निकालते हैं, बीमार होते हैं, जिनके हाथ पैर सड़ते हैं, उनको थोड़ा फायदा मिले, उनकी थोड़ी मार्केटिंग हो, उनकी थोड़ी पकड़ हो, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा, 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला
कि वोट चोरी हो रही है। 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है, मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये है सच्चाई। अब मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं, और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। ये नफरत का बाजार चलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान, इनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये हमें राजनीति सिखाई गई है। उनकी विचारधारा अलग है। वो बांटते हैं लोगों को, नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। 2 वायदे मैं आपको करूंगा। सबसे पहला वायदा कि महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की नहीं होगी। अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलित की होगी, दलित की होगी, अल्पसंख्यक की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी। सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी, बिहार के युवाओं की आवाज सुनाई देगी। और यह सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेगी। और दूसरा वायदा, पहले बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी थी। आज यहां पे पेपर लीक होता है, ईमानदार स्टूडेंट्स को परे कर दिया जाता है, उनको मजदूर बनाया जाता है, और जो चीटिंग करते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। मगर एक समय था जब यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बेहतर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे नालंदा यूनिवर्सिटी। दूर दूर से लोग आते थे, जापान से, चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बिहार पढ़ाई करने आते थे। तो मेरा वायदा है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी इस बिहार में खुलेगी। और हम बिहार की शिक्षा को फिर से उसी लेवल पे पहुंचाएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के समय हुआ करता था। दूर दूर से बिहार पढ़ाई करने लोग आएंगे, चाइना से आएंगे, जापान से आएंगे, कोरिया से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, क्योंकि हम दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टॉप यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, बिहार में, नालंदा में बन सकती है। स्वास्थ्य की बात ही मत करो। बिहार में लोग जीने अस्पताल नहीं जाते, जान बचाने नहीं जाते हैं, अस्पताल बिहार में मरने जाते हैं लोग। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, मेट्रो स्टेशन है सामने, जाके देखिए नीचे क्या हो रहा है। 2-3 हजार लोग ठंड में वहां पे रहते हैं, उनसे जाके पूछिए आप यहां क्यों हो, वो आपसे कहेंगे भैया बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता, बिहार में अगर हम अस्पताल में चले गए तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम हजारों किलोमीटर दूर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आए हैं। यह है आपकी सच्चाई, यह हमें बदलना है। महागठबंधन चुनाव जीतेगा, मगर आपको सावधान रहना है, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है। ये पूरी कोशिश करेंगे वोट चोरी करना। बीजेपी के लोग 2-3 बार वोट लगाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग फोटोग्राफ होंगी, एक व्यक्ति का नाम 2-3-4 बार आएगा। आपको सावधान रहना है, बिहार की जनता को वोट चोरी रोकनी है। वायदा है, पक्का वायदा है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, चुनाव जीतेंगे। जय हिंद, जय बिहार। उच्छैद भगवती सिद्धपीठ और माता सीता की धरती है, इस धरती को प्रणाम। ये महाकवि कालिदास जी की धरती है,
इसको मेरा नमन। यहाँ एक आध्यात्मिकता की धरती है, आध्यात्मिकता का मिसाल है। आपने इस देश को बहुत कुछ दिया, इस देश के निर्माण में, इस देश के अध्यात्म में, इस देश की राजनीति में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि खास तौर से जो नौजवान हैं, ये समझें कि बिहार ने इस देश के लिए क्या किया। आपकी धरती ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के इतिहास के लिए क्या किया है। ये वो धरती है, बिहार की धरती, जहां से हमारे सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। आपके पूर्वज जो किसान थे, एक ऐसे समय में जबकि ये व्हाट्सएप नहीं था जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, कि फट से कि फोटो ले ली, फट से वहां पहुंच गई दिल्ली, ये नहीं था। सोच लो, उस समय में जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, मुश्किल से 1-2 अखबार थे, अंग्रेज उस अखबार में कुछ छापने भी नहीं देते थे। उस समय आपके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन किया, ऐसी वीरता, ऐसा धैर्य दिखाया कि महात्मा गांधी तक उनकी आवाज पहुंची और महात्मा गांधी जी यहां आए उनकी समस्या को समझने, और उन्हीं से प्रेरित होकर, यहां के किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो इस विश्व में अनोखा आंदोलन रहा, अहिंसा और सत्य पर आधारित, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य झुका और उनको यहां हमारा देश छोड़ना पड़ा। ये है बिहार का इतिहास, ये है बिहार की महानता, ये है बिहार का देश के निर्माण में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में, देश के संविधान बनाने में बिहार की भागीदारी। अब समझो और बातें। इस देश का संविधान जो आपके पूर्वजों के संघर्ष ने बनाया, जो महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी जैसे तमाम महापुरुषों ने जिसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वो संविधान क्या कहता है बताओ। सबसे बड़ी चीज क्या है इस संविधान में? लोकतंत्र हमारा क्या है कि वो महिला जो वहां खड़ी है, कि ये नौजवान जो यहाँ खड़ा है, वो उस दीवार पे से जो हाथ हिला रहा है, वो आप जो इस छत पे खड़े हो, आपके अधिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधिकार और अमित शाह जी के अधिकार और मेरे अधिकार और इस देश के एक एक वासी के अधिकार समान है। ये है हमारा लोकतंत्र जो आपको शक्ति देता है, जो आपकी शक्ति को पहचानता है, जो आपकी शक्ति को सर्वोपरि रखता है। ये हमारा संविधान जो कहता है कि किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अडानी जैसे बड़े लुटेरे उद्योगपति हो, चाहे कोई गरीब किसान खेती में काम कर रहा हो, उसको समान दृष्टि से देखना है, उसके वही अधिकार है। उन सबको वोट का एक अधिकार है। तो आज चुनाव के समय में यहां आई हूं। आज आधा बिहार, मतलब बिहार की आधी आबादी
पोलिंग में है, वोट देने जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी बिहार में इस सरकार ने और चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट काटे हैं। कल मेरे भाई ने एक बड़ा खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने, जानते हैं उनको? किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई आपकी लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, वही लड़ाई जो महात्मा गांधी लड़ रहे थे। और कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि हरियाणा में जब इसी तरह विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा चोरी किया गया, 25 लाख वोट फर्जी लगाए गए। एक सुंदर सी सुनो, मजेदार बात है, चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं, जो अपना पसीना बहाती हैं, रोज खेती में काम करती हैं, घर पे संघर्ष करती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं, कमा नहीं पा रही हैं, इनका वोट काट के विदेशी महिला का वोट उसमें डाल दिया है फर्जी। ये है हमारा चुनाव आयोग। और किसके साथ ये काम हो रहा है? उन्हीं के साथ जो निष्पक्ष चुनाव में कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। सच्चाई ये है, डरपोक के सारे आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। आप अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हो, आपको पीटने की कोशिश, आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, आपको पीटने के लिए इस देश की जनता को, आपसे डरते हैं। आपके वोट काट रहे हैं क्योंकि आपके वोट से डरते हैं, आपकी शक्ति से डरते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, इस देश की जनता हो, इस देश की शक्ति हो, पहचानो अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी पहचानो। आपसे भी शिकायत है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अच्छी बातें बोलने नहीं आई हूं। आपसे शिकायत है, और शिकायत है मेरी बहनों। मैं कई महिलाओं के घर जाती हूं गांव में और बातचीत कर लेती हूं, और कई बार मुझे ऐसा मिला कि घर में पानी नहीं आ रहा है, खंबा है, बिजली नहीं है, बच्चों के लिए पाठशाला नहीं है गांव में, सड़क टूटी फूटी है, उस पे चला नहीं जा रहा है, और मुझे बता रही हैं कि वोट तो हम इसी विधायक को देंगे। मैंने कहा कहाँ का है विधायक? कहती है भाजपा का है। मैंने कहा क्यों दोगी, कुछ किया नहीं है उसने तुम्हारे लिए? कहती है क्योंकि हमारे घर आए थे, हमसे प्रार्थना कराए, हमसे शपथ दिलवाए कि हम धर्म के नाम पर भाजपा को ही देंगे वोट। तो मेरी शिकायत ये है बहनों, जागरूक बन जाओ, समझ लो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और भाइयों, जब कोई नेता सामने आए और ध्यान भटकाने की कोशिश करे, अब मैं यहां आकर इस बड़े मंच पे खड़े होकर आपको फिजूल की बातें करना शुरू कर दूं, जैसे मोदी जी करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के पोस्टर देखो, उन्होंने पोस्टर पे तेजस्वी जी को बौना बना रखा है। फिर वो बोलेंगे आरजेडी का पोस्टर देखो, उस पे राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लड़ने वाले, उनको बौना बना रखा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देखते रहो?
तुम्हें क्या चोट पहुंच रही है भाई? आपको क्या चोट पहुंच रही है कि किसको बौना बनाया, किसको बड़ा बनाया? आप तो अपना चेहरा चमकाते रहते हैं, आपके तो बड़े बड़े पोस्टर हैं, आप तो टीवी के हर चैनल पे रोज रोज दिखते हैं सबको। आपका काम क्या है? नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है? प्रधानमंत्री का काम क्या होता है बताओ? तुम्हें रोजगार दिलाना, तुम्हारे लिए शिक्षा संस्थान बनाने, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको रोकना, ये मेरी बहनों को सुरक्षित रखना, इनके लिए मौके दिलवाना, ये भी रोजगार लें, ये भी अपने पैरों पे खड़ी हो। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको शिक्षा मिले, आगे बढ़े, वो लोगों को इकट्ठा रखना, देश में उन्नति बनानी, देश में एकता बनानी। और ये करते क्या रहते हैं? फूट फैलाते रहते हैं, मंच पर आते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। तो मैं कह रही हूं कि कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का भी हो, फिजूल की बातें करेगा, ध्यान भटकाने की बातें करेगा, तो सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। ये है शिकायत मेरी। अरे 20 साल से चले आ रहे हैं, 20 साल से एनडीए की सरकार है, कौन सी तरक्की हुई भाई तुम्हारी? कौन सी तरक्की हुई? आगे बढ़े हो तुम? अंगोछे वाले रोजगार मिला? टी शर्ट वाले नहीं मिला ना? बहन तुम्हें क्या मिला? अभी हफ्ते पहले तो 10,000 रुपए दे दिए तुम्हें खुश करने के लिए, इससे पहले क्या मिला? 20 सालों में कुछ मिला? तो ये 10,000 रुपए क्या बने जो हफ्ते पहले, चुनाव के पहले मिल रहे हैं? क्या बने? क्या बने? घूस। अरे घूस की इतनी आदत हो गई है, इतना भ्रष्टाचार कर डाला है, आप एक भी छोटा काम, पहचान पत्र बनाना है, कुछ भी करना है, कर नहीं सकते बगैर घूस दिए। तो ये कह रहे हैं चलो हम बिहार की महिलाओं को भी थोड़ा सा घूस दे देते हैं, 10,000 रुपए हमें वोट मिल जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, गलत बात है। आप पैसे ले लो, आप पैसे लो, क्योंकि आप ही के पैसे हैं, कोई एहसान नहीं है आप पे, देश की संपत्ति है, कोई मोदी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, देश की संपत्ति आप ही की है। ले लो, कुछ अच्छा करो, इससे परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा करो, बचत कर लो अगर कर सकती हो, लेकिन अपना वोट इनको नहीं देना है। आपका वोट आपके बच्चों के लिए डलेगा, आपका वोट आपके समाज, आपके गांव, आपके विकास, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भविष्य के लिए डलेगा, इस धरती के लिए, इस देश के लिए जिसने सब कुछ दिया है हमें। आज आपकी परिस्थिति क्या है? तुम सब शिक्षित तो होगे, हो कि नहीं हो? हो। बेरोजगार हो कि नहीं हो? बेरोजगार हो। आज की परिस्थिति ये है कि ये बेचारे कमाना चाहे ना, नहीं कमा पाएंगे। एक जमाने में खेती से, किसानी से कमाता था इंसान, सुबह शाम मजदूरी करता था, कमा पाता था, घर कुछ आ जाता था। आज क्या हो रहा है? आपको खाद नहीं मिलता समय पे, आपको उपज का दाम नहीं मिलता, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर पे जीएसटी, पेट्रोल पे जीएसटी, डीजल पे जीएसटी नहीं, पेट्रोल के दाम महंगे हो गए हैं, डीजल महंगा हो गया है। तो कमाओगे कैसे? कमाओगे कैसे? ठीक है, खेती किसानी से कमाते थे, अब नहीं कमा पाते। अब बड़े बड़े उद्योगों की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं सूची निकालूंगी ना, 1 घंटे के लिए यहाँ खड़ी रहूंगी, क्या किया। IIM, IIT, एम्स, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बांध, बड़ी नहरें, बड़े पुल, सारे कांग्रेस के जमाने में बने। इन्होंने क्या बनाया? इनके 27 पुल तो 3 साल में गिर गए। इन्होंने कोई बड़ी संस्था बनाई, कोई विश्वविद्यालय नया शुरू किया, कोई बड़ा उद्योग लगाया। जो चीनी के मिल थे वो भी बंद हो गए। यहां बिहार में रिफाइनरियां होती थी,
बिहार में सब कुछ बनता था, पेपर मिल, चीनी मिल, इतनी सारी चीजें। शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यहीं से सबसे बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, नाम लोग बिहार के होते थे। कितना आत्म स्वाभिमान था, कितना आत्मसम्मान था। आज क्या है? शिक्षा ठप। उद्योग, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे सरकारी, कहां गए? किसके पास? अडानी और अंबानी के पास। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, आप नाम लीजिए, सारा इनको सौंप दिया है। आपको अपने बच्चों की शादी करानी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चुकाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हो, ब्याज देना पड़ता है। ये अडानी जी, अंबानी जी, इनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। अब मोदी जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनके कर्ज माफ करते हैं और आपके कर्ज माफ नहीं करते। आपका 1 रुपया माफ नहीं करते, बल्कि आपकी बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को पकड़ा देते हैं। ये खड़े हैं ना नौजवान यहां बेरोजगार, इस एक एक नौजवान को अगर 1-1 एकड़ जमीन दे दी होती 1 रुपए के दाम में, तो क्या तुम नहीं कर सकते थे अपना भविष्य उज्जवल? तो कैसी सरकार को बढ़ावा दे रहे हो? 20 साल से चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब अंतिम वो आ गया है कि अब वोट चोरी भी शुरू, क्योंकि जानते हैं कि अब जनता पहचान रही है, जनता सच्चाई देख रही है, जनता जानती है कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता मंच पर आकर झूठ ही बोल रहे हैं। समझ गई है जनता सब कुछ। जनता का ये हाल कर दिया है कि यहां से, बिहार से पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। ये कोई आसान काम है? कल तुम लोगों को जाना पड़ा, अभी तो तुम बहुत नौजवान हो, 2-3 साल में जाना पड़ेगा। यहां तो तुम्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। जब तुम जाओगे बड़े शहर में, किसी को नहीं जानोगे। बड़े शहर में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, कोई किसी को नहीं मानता, कोई अपना नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। आप जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। वहां जाओगे, कहीं एक कमरा मिल जाएगा, उसमें 8-10 लोग इकट्ठे रहोगे। जाओगे, मजदूरी ढूंढोगे, कोई नौकरी ढूंढोगे, कोई भी वेतन दे, कितना भी पैसा दे, बोलोगे कोई बात नहीं, थोड़ा तो कमा लेंगे, चलो कर लेते हैं, नौकरी मिल रही है, मजबूरी है। नौकरी करोगे, पसीना बहाओगे, थोड़ा सा बच जाएगा, घर भेजा करोगे। परिवार को देखोगे नहीं। जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को छोड़ के जाता है, अपने बच्चों को छोड़ के जाता है। जो यहाँ पे परिवार संघर्ष करता है वो अकेला करता है। ये मेरी बहनें हैं, जिसके पति पलायन करके गए हैं, मैं जानती हूँ, अकेली हो, अकेले संघर्ष करना पड़ता है। वो आ नहीं पाता, चाहे कितना भी चाहे, वो लौट नहीं पाता। सिर्फ छुट्टियों में आएगा, छठ के लिए आएगा, दिवाली के लिए आएगा, बाकी समय सारे संघर्ष तुम खुद करोगी। बच्चों को संभालोगी, कोई बीमार पड़ेगा उसका इलाज कराओगी, किसी को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना है, इधर से उधर दरवाजे खटखटाओगे, भटकती जाओगी, अकेली हो। और वो वहां पे अकेला है और वो संघर्ष कर रहा है और तुम संघर्ष कर रही हो। आज ये बना दिया है बिहार को कि यहां नौकरी नहीं मिल रही है। क्या आपके दिलों में दुख नहीं होता कि अपने परिवार से इतना दूर जाना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, और वहां शहर के लोग भी आपका अपमान करते हैं और आपको वो अपमान भी सहना पड़ता है। चुपचाप से पी लेते हो क्योंकि मजबूरी है। बिहार आओगे, वापस आओगे, यहां भी रोजगार नहीं मिलेगा, चलो सह लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। ये स्थिति है आज आपकी, और आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरे जैसे नेता दिल्ली से आकर आपको समझाए। ये जो स्थिति आप समझते हैं, आप जी रहे हो, रोज सुबह उठते हो, घबराहट होती है, दिवाली आ रही है,
हाँ खुशी होती है, लेकिन अंदर से घबराहट भी होती है। मेहमान आएंगे, घर आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा उनके लिए, घर की लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, कुछ टूटा हुआ है मरम्मत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? घबराते हो, चैन का जीवन नहीं जी पा रहे हो, और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए कि जो सरकार है वो गलत नीतियों से आपका प्रदेश चला रही है। अफसोस की बात तो ये है कि आपके अपने नीतीश जी भी खुद नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह उन पर हावी हैं। आपकी सरकार दिल्ली से चल रही है, यहाँ के डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, असलियत ये है सिंगल इंजन है। मोदी जी चलाते हैं, चाबी उनके पास है, ऑन वो करते हैं, ऑफ वो करते हैं। तो जो निर्णय यहाँ पे बिहार की धरती पे बिहार के वासियों के लिए लेने चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये पोस्टरों की मैंने बात की, मोदी जी देखते रहते कि किसका कहां पोस्टर है। अरे खुद तो नीतीश जी को मंच पे नहीं लाए हैं, उनके मंचों को देखो, सिर्फ मोदी जी छाए हुए हैं। नीतीश जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बिहार की जनता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो बिहार का भविष्य क्या है? फिर भविष्य क्या है? तो ये है आपकी परिस्थितियां, ये है आपकी असलियत। अब बताओ बदलनी है कि नहीं? और जोर से, किसके लिए बदलोगे? अपने लिए बदलोगे, अपने लिए बदलोगे। और सुन लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंखें मूंद करके आपने किसी को वोट दे दिया। आप देखो कौन क्या काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिलता था। मतलब तुम बीमार पड़े, भगवान ना करे लेकिन कोई बड़ी बीमारी हो गई, 25 लाख तक उसका इलाज सरकार दे रही थी। मैं जब गई राजस्थान तो मुझे ऐसे लोग मिले, रो रहे थे कि दीदी हार्ट का पूरा ऑपरेशन हुआ है, कैंसर का पूरा इलाज हुआ है, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। एक महिला ने मुझसे कहा, ये जो स्कीम है ना आप पूरे देश में लागू कराओ, इससे इतने गरीबों की मदद हो जाएगी। हम इसको बिहार में लागू करना चाहते हैं। करके दिखाया है, करके दिखाया है। इसलिए आज तेलंगाना और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, हर महीने महिलाओं को पैसे मिलते हैं। गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। हम यहां पे भी आपको 2500 रुपए हर महीने देना चाहते हैं। भूमिहीन परिवारों को हम मकान या 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम होगी, आपके नाम में। और जो पैसे आएंगे सीधे आपके खाते में आएंगे, ताकि आप मजबूत हो। आपका जो विधवा पेंशन है वो 1500 रुपए होगा और हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। जो दिव्यांग पेंशन है वो 3000 रुपए किया जाएगा। मनरेगा में मजदूरी 300 रुपए में मिलेगी, तो मजदूरी के लिए 300 रुपए मिलेंगे, और मनरेगा के दिन 2 गुने किए जाएंगे। किसान सुन लीजिए जो यहां मौजूद हैं, गारंटी दे रहे हैं हम आपको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा। आपके लिए मंडियां खुलवाई जाएंगी, आपकी मदद होगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। जीविका बहनें सुन लें, 30,000 का आपका वेतन होगा प्रति माह, और आपकी नौकरी पक्की होगी। मेरे नौजवान भाई यहां खड़े हैं, पेपर लीक की मैंने बात की, पूरी आपकी जवानी बर्बाद हो जाती है।
आप ठहरे रहते हैं, पेपर देते हैं, लीक हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर से पेपर दे देंगे, रिजल्ट आ गया, नियुक्ति नहीं हुई, और ठहरेंगे। ठीक है, किसी और नौकरी के लिए हम वो ट्राई भी नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगी एक ना एक दिन। ठहरे रहो, सालों ठहरे रहो। यूपी में तुम्हारे जैसे नौजवानों से मिली हूं जो 28-29 साल तक ठहर रहे हैं। मुझे कहा उन्होंने शादी नहीं हो पाई, रोजगार नहीं मिला, हमने कोशिश भी बंद कर ली, क्योंकि हमने इतने एग्जाम दे दिए थे, पेपर लीक हो गए थे, लेकिन हमने सोचा एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। हम जब जब गए बोला 6 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, हमने काम रुक जाते हैं। तो इस चीज को बंद करने के लिए, इन घोटालों को बंद करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। उसमें जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, वो पहले से हम आधारित कर देंगे, निर्धारित कर देंगे। और अगर किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज बिहार में हजारों सरकारी रोजगार, सरकारी पद खाली पड़े हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम उन पदों को भरें, और हर गरीब परिवार में जहां एक भी रोजगार नहीं है, वहां हम रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। और सुन लो नौजवानों, अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना है, छोटा सा, अपना छोटा सा बिजनेस, सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी, और हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे विधानसभा को, कि यहाँ पे स्थानीय उद्योग लगाए जाएं ताकि स्थानीय रोजगार आपको मिले। मेरे भाई ने सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, लड़ रहा है और लड़ते रहेगा जब तक न्याय नहीं होगा। यहाँ पे जब राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली, जब यहाँ तब सबसे पहले तो बहुत विरोध किया भाजपा के नेताओं ने, तब जब 24 का चुनाव हुआ और नतीजा एकदम उनके मुताबिक नहीं गया, उनको लगा कि इसमें बात में कुछ दम है, कहीं चुनाव ना हम हार ना जाएं, तो चलो हम भी कह देते हैं कि हम जातिगत जनगणना बिहार में भी करेंगे। फिर क्या किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कचहरी में गए, ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि नियत ठीक नहीं है, आपके लिए न्याय नहीं दिलवाना चाहते। आज आपका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे जहां भी आप देखें। इसको ठीक करना है, न्याय दिलवाना है। इसीलिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और दलित आरक्षण 20% किया जाएगा, और अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे ये जो अपराध अत्याचार बढ़ रहे हैं बिहार में 3 गुना हो गए हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति पर, दलित पर, अल्पसंख्यकों पर और महिलाओं और बच्चों पर। इस अपराध को रोकना है, और रोकने के लिए हम ठोस कार्रवाई करेंगे। निजी शिक्षा संस्थानों में भी ईबीसी, ओबीसी, दलित के लिए आरक्षण लागू होगा। तो ये सब चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं। हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है। दुख होता है हमें कि इतनी महान धरती, इतनी महान जनता, आपकी तरह किसी के पास काबिलियत नहीं है। जिस तरह से आप काम करना जानते हैं, कोई नहीं जानता है। जिस तरह से आप दिन रात एक करके किसी न किसी तरह से अपने परिवारों के लिए कमा रहे हो, हम समझते हैं। हम चाहते हैं कि आपका विकास हो, कि बिहार फिर से बुलंद हो, कि बिहार की ये धरती फिर से खुशहाल हो, और कि ये लूट बंद हो।
ये भ्रष्टाचार खत्म हो और ये जो वोट चोरी इन्होंने शुरू की है इस पे रोक लगे। तो समझ लीजिए ये सारी बातें, और जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए मेरी बातों को अच्छी तरह याद रखना। ये वोट सोच समझ के अपने दिल से देना, अपनी इस महान धरती के लिए। व्यर्थ मत होने देना। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं और निभाकर दिखाएंगे। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं आपके लिए समर्पित हैं, आपके लिए दिन रात एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करके आपको दिखाएंगे। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय। याद रखना मेरी बातों को। चुनाव के दिन भारी से भारी बहुमत से हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताना, बिहार में महागठबंधन की सरकार लाना और अपने भविष्य को फिर से उज्जवल बनाना। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, औरंगाबाद तप, त्याग और बलिदान की भूमि है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगतपति जगदेव जी के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी दिए। औरंगाबाद हो या गया जी हो, ये पक्के इरादे वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। साथियों, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने देना नहीं चाहते। बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। आरजेडी ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने
बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है। बिहार के पास मां गंगा का आशीर्वाद है। यहां इतनी उपजाऊ भूमि है, यहां इतने परिश्रमी लोग हैं। बिहार को समृद्ध बनाने का संकल्प सच हो सकता है। साथियों, आप याद रखिए, आपने जब यहां नीतीश जी को अवसर दिया तो उनके कार्यकाल के पहले 9 साल दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। तब इन लोगों ने मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात एक ही काम किया, बिहार से बदला लेना। और वो लगातार बिहार के विकास में रोड़े अटकाते रहते थे, नीतीश जी को काम नहीं करने देते थे, बिहार का एक काम होने नहीं देते थे। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, जब पहली बार बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी, हमारी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे दिए। आज बिहार के हर इलाके में सड़कें बन रही हैं, लंबे लंबे पुल बन रहे हैं, रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, नए अस्पताल और नए कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, अब एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए नए संकल्प लिए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि इन संकल्पों को सिद्धि का रास्ता क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, ये भी बताया है। अपनी घोषणाओं को हम कैसे पूरा करने वाले हैं। साथियों, एनडीए के पास हर क्षेत्र से और उसकी आवश्यकता के अनुसार, वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग योजना है। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग पर बल दिया जा रहा है, कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार करने जा वाले हैं, वहीं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है, वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है। जैसे मगध का हमारा एक क्षेत्र है, यहां हजारों एकड़ इलाके में उद्योगों का खाका खींचा गया है। इसके लिए बिजली, सड़क, रेल का नेटवर्क तेजी से बनाया जा रहा है। गया जी में बिहार का सबसे बड़ा
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसका फायदा इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथियों, मोदी और नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, बिहार के मेरे भाई बहन, मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा। आप मुझे बताइए, मंदिर बना के नहीं बना? मंदिर बना के नहीं बना? डंके की चोट पर बना के नहीं बना? 500 साल का अधूरा काम पूरा किया कि नहीं किया? मोदी ने देश को वादा किया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरेगी। आप मुझे बताइए, 370 हटा के नहीं हटा? 370 हटा के नहीं हटा? और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? साथियों, मोदी ने वन रैंक वन पेंशन, हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे देश के वीर जवानों, हमारे फौजियों को वादा किया था, हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। आज 7 नवंबर को ही वन रैंक वन पेंशन लागू हुए 11 वर्ष हो रहे हैं। 11 वर्ष। हमारे सैनिक परिवार 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हर बार उनसे झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहा था कि लो वो आरोपी लागू हो गया, और उसके बाद भी उसने पूर्व फौजियों से किया वादा कभी नहीं निभाया। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या फौज के जवानों को किया हुआ वादा क्या कोई धोखा कर सकता है? क्या धोखा करना चाहिए? क्या अगर तो ऐसा धोखा करते हैं तो वो कितने निकम्मे लोग हैं, वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैंने अपने सैनिक भाइयों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी। आप मुझे बताइए, ये गारंटी मैंने पूरी की कि नहीं की? ये गारंटी पूरी की या नहीं की? और साथियों, ये ऐसे ही गारंटी पूरी नहीं हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है? आप अंदाज कर सकते हैं? अब तक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण 1 लाख करोड़ कितना 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 ये आरजेडी वालों को 1 लाख करोड़ कैसे लिखना, एक के पीछे कितने बिंदु लगेंगे, वो उनको इतना भी समझ नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए,
कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, ये बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। साथियों, आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। साथियों, जंगल राज और सुशासन राज में क्या अंतर आया है, ये हमने कल मतदान वाले दिन भी देखा है। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा
कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, कल जो मतदान का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, बहुत सारे विदेश के लोग ये हमारे चुनाव देखने के लिए आए थे, हमारा मतदान देखने के लिए आए थे। मतदान मथकों का उत्साह उमंग देख करके वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। बिहार की बहनें बेटियां सब देख रही हैं। साथियों, ये उमंग और उत्साह, ये पैंडल से भी डबल लोग बाहर है। और चारों तरफ जो मैं उत्साह उमंग देख रहा हूं, माताओं बहनों में जो जुस्सा देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। साथियों, ये एनडीए ही है जिसने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है। एनडीए ने सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है जिसने विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। और ये एनडीए ही है जो बहनों बेटियों को स्वरोजगार के अवसर दे रहा है। लखपति दीदी का अभियान चल रहा है। साथियों, ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दे करके उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से
किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने कुछ सामान बेचना शुरू किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए बहनों को भरोसा है कि एनडीए ही उनको जीवन के हर कदम पर आगे भी मदद करेगी। साथियों, अभी हमारे सम्राट जी ये लालटेन वालों के झूठ की बात कह रहे थे। मैं आपको 2019 की बात याद दिलाता हूं। 2019 में जनवरी फरवरी महीने में हमने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की और किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजना शुरू किया। तो बिहार, झारखंड, बंगाल ऐसे राज्यों में ये पराजय के कारण भयभीत लोग झूठ फैलाने में लगे। किसानों को जाके कहने लगे, देखिए ये मोदी जी ने जो पैसा भेजा है ना, वो आपको सूद समेत वापस लेने वाला है। डरा रहे थे। और झारखंड में तो एक इलाके में लोगों ने पैसा जमा करने से मना कर दिया। इतना झूठ चलाते थे। आज उस बात को 2019 से आज 2025 आ गया। आज भी किसानों को पैसे देने का काम जारी है, क्योंकि मोदी जो करता है ना, वो काम पूरा करता है। साथियों, मोदी वंचितों को वरीयता देता है, मोदी पिछड़ों को प्राथमिकता देता है। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीबों को पक्के घर, पक्के आवास मिले हैं। तो 60 लाख ये पक्के घर मेरे गरीब परिवारों को, मेरे दलित परिवारों को, मेरे महादलित परिवारों को, मेरे पिछड़ों परिवारों को, मेरे अति पिछड़ों परिवारों के टोलों में बनाए गए हैं। उनको एक नई जिंदगी देने का काम किया है। घर घर बिजली, नल, शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन, ये सब कुछ पहुंच रहा है। इसका फायदा भी वंचितों को ही सबसे ज्यादा हुआ है। मुफ्त अनाज हो या मुफ्त इलाज, इससे गरीब का, वंचित का फायदा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने छोटे किसानों को कभी पूछा तक नहीं। ये मोदी है जो छोटे किसानों की चिंता करता है। हमारी सरकार किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये जमा करती है। और अब तो बिहार एनडीए ने घोषणा की है, जब फिर से यहां एनडीए की सरकार बनेगी तो 3,000 रुपये बिहार के किसानों को अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी डबल इंजन सरकार बिहार के किसानों को 9,000 रुपये देगी। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने आप किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया था। आप याद कीजिए, उत्तर कोयल बांध परियोजना की चर्चा कब से चल रही थी। इस क्षेत्र के किसानों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस बांध के निर्माण का काम पूरा हो, इसके लिए हमने अतिरिक्त पैसा दिया और अब बांध का काम तेजी से चल रहा है। और मुझे मालूम है, ये सुशील जी जब सांसद के रूप में इस काम को लेकर के दिन रात मेहनत करते थे। साथियों, लालटेन वालों ने खेत को सिंचाई के लिए तरसाया और बिहार को अंधेरे में रखा। हमारी सरकार बिजली कारखाने लगा रही है। कुछ महीने पहले ही मुझे नबीनगर कारखाने के अगले चरण का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे आपको बिजली भी मिलेगी और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।
साथियों, कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद तो इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुटुंबा सीट है, उस पर क्या हुआ, ये पूरे बिहार ने देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चीड़ है। ये नामदार हमारी आस्था को ऐसे ही अपमानित करते रहते हैं। मैं जरा मेरी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, छठी मैया का महापर्व, हमारी माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, ऐसी साधना करती है। अब उनको नौटंकी कहना, ड्रामा कहना, वो छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? जिन्होंने इस महान तपस्या का अपमान किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस चुनाव में उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? सारी माताएं बहनें पूरी ताकत से सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, याद रखना, 11 नवंबर को अपने एक वोट से इन्हें सजा देनी है। आपका वोट उनको सजा देने की ताकत रखता है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय होगी। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। अभी से क्यों हार गए बिहार, इसके लिए क्या क्या कहना, इसकी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है उन्होंने। और इसलिए भाइयों बहनों, विजय की ओर आगे बढ़ना है आपके आशीर्वाद से। मैं सभी हमारे उम्मीदवारों से आग्रह करूंगा कि जरा आगे आइए, थोड़ा 2-2 कदम। आपके इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे।